नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसानों ने बीते 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन की शुरुआत की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री से कई दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी। अब 7 महीने बाद देश भर में किसानों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाकर अपने आंदोलन को धार देने की कोशिश की है। शनिवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिन भर किसानों ने प्रदर्शन कर केंद्रीय कृषि कानूनों की वापसी के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने कूच किया, तो दूसरी तरफ इस पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला फिर तेज हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि इस आंदोलन में किसानों का कितना जुड़ाव होगा। क्या ये अगला चरण यूपी चुनाव से पहले माहौल बनाने को लेकर है? क्या इस आंदोलन के जरिए किसानों को कुछ हासिल हो पाएगा? क्योंकि फिलहाल तो केंद्र साफ कर चुका है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे और कानून वापसी से कम किसान नेताओं को कुछ मंजूर भी नहीं। सरकार जब तक चाहेगी, जब चाहे जब सरकार बातचीत शुरू कर सकती है। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ट्रैक्टरों से लोग दिल्ली आते जाते रहेंगे। किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए। इस मौके पर किसानों ने एक बार फिर हुंकार भरी और दिल्ली सहित पूरे देश में उग्र प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि किसान आंदोलन की गूंज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सुनने को मिली। भोपाल में किसान संगठनों ने एक बार फिर जोर दिखाया। गांधी भवन गेट के सामने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी शिव कुमार शर्मा कक्का जी को पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया। हालांकि जब आंदोलनकारियों का दबाव बढ़ा तो 5 नेताओं के डेलीगेशन को राजभवन जाने की अनुमति मिली। किसान संगठनों के तेवर ने साफ कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। वहीं ग्वालियर में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गृह मंत्री देश का मान रहा है कि हमसे गलती हुई है तो तीनों काले कानून को उनको रद्द करना चाहिए। उसके बाद वार्ता का माहौल बनेगा, संशोधन से काम नहीं चलेगा। अभी यहाँ गांधी भवन में हम सब लोग पधारे हैं राजभवन पे जाने के लिए, नीलम पार्क में जाने नहीं दिया। इधर रायपुर में भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। किसान संगठनों के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए मोती बाग से राजभवन तक पैदल मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने मोती बाग चौराहे पर ही रोक दिया। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। खेती किसानी के खिलाफ काले कानून बनाए हैं, एक तो उसको वापस लिया जाना चाहिए और जो सरकार ने वादा किया था 7 साल पहले कि C2 लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे, उस कानून को बनाना चाहिए। राज्यों के राजभवन मार्च में आज किसान एक रोष पत्र दे रहे हैं राज्यपाल को, राष्ट्रपति के नाम पर, कि आप इन कानूनों को वापस रद्द कीजिए। अगर रद्द नहीं करेंगे तो यह देशव्यापी आंदोलन और आगे बढ़ेगा। बीते 7 महीने में किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक रोटियां भी सेंकी गई। इस दौरान जहां जहां चुनाव हुए कृषि कानून को मुद्दा बनाया गया, फिर चाहे वो बंगाल चुनाव हो, यूपी के पंचायत चुनाव हो या फिर उपचुनाव। कांग्रेस तो पहले दिन से ही किसानों के समर्थन में है। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि सरकार को बातचीत के जरिए किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सपा, बसपा या फिर दूसरे राष्ट्रीय क्षेत्रीय दलों ने भी किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। हालांकि बीजेपी बार बार ये सफाई दे रही है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए अब भी तैयार है, लेकिन किसान नेताओं को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। कांग्रेस का पूरा समर्थन किसान आंदोलन को है। लगातार आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय नेता भी समर्थन किए हुए हैं। जो भारत सरकार ने कानून बनाया है वो बिल्कुल गलत। मुझे ऐसा नहीं लगता कि समस्या के समाधान के लिए इस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं, बल्कि विगत दिनों उसका प्रदर्शन जो है दिल्ली में दिखाई दिया है और लोगों ने अपने आंखों से देखा है कि किस प्रकार से लाल किले में जाकर के उत्पात मचाए हैं। वो सारे दृश्य सबके सामने में है। जवाब आ चुका है, आंदोलन होते रहते हैं। हम किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं और किसान नीति और कृषि नीति पर हम आगे हैं और किसानों के साथ हम कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए हम काम कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ किसान आंदोलन
बीते 7 महीनों से जारी है। आंदोलन को शुरू हुए भले ही 7 महीने गुजर गए, लेकिन अपनी मांगों को लेकर किसान एक बार फिर उग्र आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। कुल मिलाकर देश का किसान एक बार फिर सड़कों पर है। ऐसे में सवाल यही है कि इसका समाधान कब और कैसे निकलेगा। भोपाल से नवीन सिंह के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो किसान आंदोलन ने जो नई करवट ली है, किसान आंदोलन का आज जो एक स्वरूप दिखाई दिया है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेहमान हैं। छत्तीसगढ़ से चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, जो कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री हैं। इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के। संजय पराते जी हैं, CPM के पदाधिकारी हैं, और इनके नेतृत्व में ही किसान आंदोलन चल रहा है। वैसे तो हमारी पूरी चर्चा 1 घंटे की है, अगले आधे घंटे में हम मध्य प्रदेश के गेस्ट के साथ जुड़ेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन का क्या स्वरूप है और देश में इस आंदोलन का जो स्वरूप चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। 22 जनवरी को आखिरी बार बातचीत हुई। किसान नेता जो राकेश टिकैत हैं, वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि कृषि मंत्री को बातचीत करनी चाहिए, यदि वो बार बार जाके केंद्र सरकार से ना पूछें। भाजपा का कहना है कि ये कानून रद्द नहीं होगा, बात की जाए। किसानों का कहना है कि बात होनी चाहिए, पहले कानून रद्द हो। हालांकि राकेश टिकैत बहुत होपफुल हैं कि सरकार बातचीत करेगी और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। इसका समाधान क्या है? इतना लंबा आंदोलन खिंच चुका है, 7 महीने हो चुके हैं। जैसा कि कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि ये सरकार की एक तरह से दमनकारी नीति है, और जो विपक्ष है और किसान नेता हैं, उनका ये मानना है कि सरकार एडामेंट है और जिद पर अड़ी हुई है, जबकि इसमें किसानों का कोई भला नहीं है। योगेंद्र यादव जी का कहना है इससे नस्ल और फसल दोनों खराब हो रही है। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, CPM के नेताओं का, सबसे बात करेंगे। सबसे पहले संजय पराते जी से बात कर ली जाए। सीधे तौर पर आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में बताएंगे कि यदि केंद्र सरकार इसको वापस नहीं लेती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसके रिपोर्ट का क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या किया और क्या रास्ता हो सकता है बीच का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की किसी कमेटी को हमने कोई महत्व नहीं दिया और उसके सामने हम गए भी नहीं हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट से कभी नहीं कहा कि हमारे मांगों पर विचार करने के लिए आप कोई कमेटी बनाइए। हमारा तो सीधा से कहना है कि आपने ये जो कानून बनाए हैं वो इस देश के किसानों से आपने नहीं पूछा, यहाँ के किसान संगठनों के साथ आपने कोई वार्ता नहीं किया। आपने कारपोरेटों के इशारे पर और साफ तौर से अडानी अंबानी के इशारों पर उनके बनाए हुए ड्राफ्ट को जो है संसद में पेश कर दिया, और राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं था। राज्यसभा सदस्य वोटिंग की मांग करते रहे, उसको नकार कर आपने जो है उसको पारित घोषित कर दिया। तो जिस कानून के पीछे जनता का बल ही नहीं है, संसद का बल ही नहीं है, वो कानून इस देश में कैसे लागू हो सकता है? और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो प्रावधान, जो कानून बनाए गए हैं, वो कानून इस देश की कृषि व्यवस्था के लिए, इस देश के किसानों के लिए डेथ वारंट है। उसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन कानूनों को वापस लिया जाए और इस देश की खेती किसानी को कौन सी दिशा दी जानी चाहिए, ये बातचीत किया जाए और उसके बाद पारित किया जाए। अरे आप 7 माह से आंदोलन चल रहा है, आप उसी समय वापस ले लेते तो इन 7 महीनों में हम सब मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते और एक अच्छा कानून सामने आ सकता था। आपने वो नहीं किया, आप अपनी जिद पर अड़े हुए कि कानून वापस नहीं होगा। तो हम अपने डेथ वारंट को तो हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम लड़ेंगे और इस देश की आज़ादी की लड़ाई 90 साल तक लड़ी गई है। ये जो कानून है इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था और कृषि अर्थव्यवस्था को जो कारपोरेटों के सामने गिरवी रखने का कानून है, इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से पराधीन कर देगा। और इसलिए 90 साल आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। इस आजादी को बचाने के लिए यदि 900 साल भी लड़ना पड़े तो इस देश का किसान लड़ाई के मैदान से पीछे नहीं हटेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 900 साल तक भी यदि आज़ादी के लिए लड़ना पड़े तो किसान पीछे नहीं हटेगा। श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं। श्याम बिहारी जी, आपने देखा है किस तरह से लगातार आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत जी जिस तरह से कह रहे हैं कि 26 तारीख किसान भूले नहीं, इसलिए ट्रैक्टर का रास्ता नहीं भूलें, इसलिए वो ट्रैक्टर से लगातार आ रहे हैं।
यूपी का चुनाव सिर पे है। 2022 में यूपी का चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में नतीजे आपके लिए पूरी तरह से पक्ष में नहीं रहे। क्या आप देश के एक बड़े वर्ग को अपने खिलाफ करने जा रहे हैं आने वाले चुनाव में, या कांग्रेस या दूसरे दीगर पार्टियों को आप मौका देने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा जनमत हासिल किया उसके खिलाफ? बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले भी संजय प्राप्ति जी को सुन रहा था। बताना चाहूंगा कि ये 9 साल या 90 साल की बात जो कर रहे हैं, ये एक्चुअल में सर्वे करा लिएगा भारत का किसान चाहता क्या है। आज अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, कृषि कानून लागू हो तो शायद आज छत्तीसगढ़ का धान जो गर्मी वाला फसल है अभी मंडियों में 10 से 12 रुपए किलो में उसकी डिमांड है। किसानों की जो छत्तीसगढ़ में दुर्गति हुई है इस वक्त, खासकर अगर कृषि कानून को छत्तीसगढ़ सरकार लागू कर ली होती तो किसान अपना माल कहीं बेचते, बिना रोक टोक के ले जाते। और इसमें आप बंगाल चुनाव की बात कर रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि किसानों ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी जहां 2 सीट से 80 सीट तक पहुंच सकती है तो हमने 40 गुना ज्यादा अपनी प्रगति की है उसमें। रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में आप खुद ही देखिएगा, वहां एक कृषि प्रधान राज्य है, वहां भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज्यादा वोटों से आई। कृषि कानून में मेरे को अभी तक यही समझ में है कि केवल और केवल राजनीतिक बातें करने के अलावा सीपीआईएम और कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसानों के संदर्भ में बात करने का। इन्होंने 70 सालों तक भारत के किसानों का लूटने का काम किया। यही भारत धरती है जब 1950 में सकल जीडीपी का 52% हिस्सा केवल कृषि से होता था और मनमोहन जी जब सत्ता सौंपे आखिरी बार 2014 में, तब जीडीपी में कृषि का हिस्सा 15% नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी जी अगर कोई किसानों के हित में बात कर रहे हैं तो ये कोई हट क्या नहीं है। भारत के किसान जो कृषि प्रधान है, कृषि के दम पर जहां भारत एक समय विश्व गुरु था, फिर से पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये तीनों कृषि कानून है। इसमें जो किसान हैं वो उस हड़ताल में भी शामिल नहीं है, जिनको राजनीतिक देखनी है वो उस पंडाल में जा रहे हैं। जी श्यामबारी जी, आपकी बात को मैं बहुत गौर से सुन रहा था। आपने कहा कि किसान, इसको लेकर किसानों को का बहुत फायदा होगा, जो गर्मी का धान है वो बिक जाता है यदि ये कानून लागू हो जाता। और जैसा कि आपने कहा कि इसको लेकर किसानों में खुशी का माहौल है, और जितना मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और जितना अखबारों में, मीडिया में, टीवी चैनलों में आ रहा है और जो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, उसका सार ये है कि ये आम सहमति से नहीं बनाया गया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके नहीं बनाया गया। इस सरकार के दिमाग की एक थॉट थी जो सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कानून के रूप में, और हालांकि विपक्ष उसको लेके ये बोलता है कि ये कॉर्पोरेट लोगों ने इसको ड्राफ्ट करके दिया था जिसके कारण इसको कानून के रूप में तब्दील कर दिया। मैं उनके आरोप पे नहीं जाता, लेकिन ये भी ध्वनित नहीं होता। जिस तरह से इस देश में इसका विरोध हो रहा है तो कम से कम समर्थन में कुछ लोग तो दिखते, लेकिन समर्थन में सिर्फ आपकी पार्टी के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए, आपने जो कहा कि किसान जो कानून बना वो लोगों से पूछा नहीं गया, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि ऐसा कौन सा कानून है जो जनता के बीच में वोटिंग करा के पास होता है। वहां कानून पास करने के लिए जनता असेंबली में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के माध्यम से चुनकर भेजती है। वहां बैठकर वही काम है कि जो जनता के हित में हो, कानून बनाना, पुराने कानून को संशोधन करना, उसको इम्प्लीमेंट कराना। और जो कृषि कानून बना है, मुझे नहीं लगता कि कोई नया तरीके से बना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत जैसे लोग, जायसवाल जी, जो अपनी पॉपुलैरिटी। जायसवाल जी, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ। अखबारों में जब कोई नया कानून बनना रहता है तो सरकार उस पर आपत्तियां मंगाती है। लोकसभा, राज्यसभा के सचिवालय के नाम से आपत्तियां या सुझाव मांगे जाते हैं। और दूसरी बात, जो कांग्रेस भी आरोप लगाती रही और दूसरे विपक्षी दल भी आरोप लगाते हैं कि वहां पर इस पर चर्चा का मौका नहीं दिया गया, संख्या बल के आधार पर इसको पारित कर दिया गया।
देखिए, कभी क्या होता, मैं भी विधानसभा सदस्य रहा हूं, कभी कभी समय अभाव में या कई ऐसे विषय होते हैं जिसमें पार्टी का व्हिप जारी होता है, वो अल्प चर्चा में भी पास की जाती है। और आप जो कांग्रेस और सीपीआईएम के लोग जो बात करते हैं कि लोगों से नहीं पूछा गया, ये नहीं किया गया, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं कि ये लोग किस मुंह से बात करते हैं। जब 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, लगभग 21 महीने तक लगभग 1,32,000 लोगों को बंधक बना के जेलों में डाल के रखा, उस समय इनकी नैतिकता कहाँ गई थी? ये तो जायसवाल में है। जायसवाल जी, मैं आपकी किसी बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि कांग्रेस ने 1977 में क्या किया था, 75 में क्या किया था। बात वर्तमान की हो रही, जिसके कारण वोट से आपकी सरकार बनी है। कांग्रेस ने जो किया उसको जनता ने उसको वैसा वोट दिया। यहाँ पे आपकी प्रदेश की सरकार ने जो किया था, कांग्रेस प्रदेश की जनता ने आपको उस तरह से वोट देके बाहर किया सत्ता से। वो विषय नहीं है। विषय ये है कि इस कानून को लेकर जब पूरे देश में ऐसा माहौल है, जो जैसा कि मैंने पहला सवाल किया, क्या इससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा अगले लोकसभा चुनाव में? क्योंकि जो माहौल बन रहा है वो आपकी पार्टी के फेवर में नहीं दिखाई देता है साफ तौर पर। जी नहीं, एक कृषि कानून लागू होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी इस कृषि कानून के दम पर 400 से ऊपर सीटें इस बार लोकसभा में लाकर बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जिन राज्यों में कृषि कानून स्थानीय राज्य सरकारें, खासकर कांग्रेस और जो कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं, जो लागू नहीं करेंगी, वो सरकार चली जाएंगी, आप देख लीजिएगा। चलिए, आप प्रदेश, यदि ऐसा कुछ होता है तो आपको बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ चंद्रशेखर शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी, आपने श्याम बिहारी जी को सुना होगा, संजय पराते जी को भी सुना होगा, और देश में जो माहौल चल रहा है, आपकी सरकार इस कृषि कानून के खिलाफ है। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जो अतिथि हैं, वो उनका कहना है कि इससे नुकसान उन लोगों किसानों का हो रहा है जिन सरकारों ने इसको लागू नहीं किया है। आपका क्या कहना है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आत्मघाती कदम है, और किसानों के लिए ये कितना नुकसानदेह है? क्योंकि आप खेती किसानी की पृष्ठभूमि से भी आते हैं। देखिए जी देखिए सुरेश भैया, किसानों के सम्मान और स्वाभिमान की बात को लेकर जिस पार्टी ने सरकार बनाई, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आधार बना जिस सरकार ने सम्मान बनाई, किसानों को अधिकार दिलाने की, किसानों को आय को दोगुनी करने की बात को लेकर जिस सरकार बने, उस सरकार का इस प्रकार का दोयाम दोगला चरित्र निश्चित तौर पर परेशान करने वाला और हैरान करने वाला है। अभी श्याम बिहारी जायसवाल जी का निश्चित तौर पर फायदा होगा। हाँ, निश्चित तौर पर फायदा होगा इनके कॉरपोरेट मालिकों को, और उनसे मिलने वाले पैसे से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को फायदा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र व्यापारी सोच वाला रहा है, धन कमाने वाला रहा है। और ये जो 3 कृषि कानून है, जिसमें मंडी अधिनियम को बंद करने का है, जिसमें किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर विषय है। आप मुझे बताइए, श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, आप तो स्वतंत्र थे, आप किसी दूसरे राज्य में जाकर अपने धान को और अनुत्पाद को क्यों नहीं बेचे? क्यों मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि दूसरे प्रदेश के गेहूं आएगा तो मैं कार्रवाई करूंगा? क्यों शिवराज सिंह कहते हैं कि दूसरे प्रदेश का आया तो गाड़ी जब्त कर लूंगा, और दूसरे प्रदेश के सोयाबीन और गेहूं को लेके आया तो ये प्रश्न उठना लाजमी है कि जब ये बोल थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है और आप कहीं भी जाके अपने उत्पाद बेच ले, तो जब इनका ये दोयाम चरित्र है कि इनके स्वयं के मुख्यमंत्री, मैं किसी और के बयान नहीं बता रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा में और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, इन्होंने बकायदा अखबारों में बयान देके कहा और अपने अधिकारियों को बोला कि यदि दूसरे प्रदेश से चीजें आती तो उनको जब्ती बनाया जाए। तो एक और मोदी जी कहते हैं, भाजपा कहती है कि आप पूरे देश में कहीं भी जाके बेच लो। कितने किसान कितने जगह जाके बेच पाए? किसी ने हल्दी बेचा है, किसी ने कुछ बेचा है। बातें तो बड़ी बड़ी हुई। मंडी अधिनियम लागू करने से ये होगा कि मंडियां बंद हो जाएंगी और जो व्यापारी हैं वो औने पौने दाम पे खरीदेंगे। यही तो किसानों की बात थी। और अब एक बात उन्होंने और कही कि कानून तो ऐसे ही बनते हैं। निश्चित तौर पर ये भाजपा की सोच है। बकायदा आपने तो बताया कि अखबारों में सुझाव आता है सचिवालय से, राज्यसभा से, लोकसभा से, उसमें वृहद चर्चा होती है। 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर पहले कॉज लिस्ट में जाता है, लिस्टिंग हो जाता है, उसमें चर्चा होती है, एक समय निर्धारित होता है और समय निर्धारित होने के बाद उसमें बहस होती है। बहस होने के बाद उसमें वोटिंग होती है, अच्छे बुरे की चर्चा की जाती है। जो सही चीज होता है उसको ग्रहण किया जाता है। सरकार
सुधार भी करती है, लेकिन यह सब ना करके चंद्रशेखर जी, रातों-रात बलात् कानून पास कराना और उसको लागू कर देना। जी चंद्रशेखर जी, मैं आपको आग्रह कर रहा हूँ, वह समय कम रहता है, इसलिए जो सवाल पूछूं उसका उतना ही उत्तर आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये था, आपसे सवाल ये है कि ने इतनी सारी बातें कह दी, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा आपसे। मैं आग्रह करता हूं, श्याम बहरी जायसवाल जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्यों किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के पास जाकर इस बात को समझाने की कोशिश नहीं की? डरते हैं श्याम बहरी जायसवाल कहीं किसान इनको हरियाणा के मंत्रियों विधायकों द्वारा पीट ना दे, इनको कपड़े ना उतार दे, ये डर है श्याम बहरी जायसवाल जी के मन में। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि छत्तीसगढ़ के और देश के किसानों को जाके इनका किसान मोर्चा बता सके कि ये किसान कानून क्यों अच्छा है। इनके मन में डर है, कहीं ना कहीं ये भी डरते हैं, ये भी मोदी जी के विषय में बोलते हैं व्यक्तिगत बातें, लेकिन अब पार्टी से बंधे हैं तो बेचारे की मजबूरी हो जाती है बचाव करना। चंद्रशेखर जी, ये बात तो सभी पार्टियों पर लागू होती है, कोई अपने आला कमान के बारे में बात नहीं करता, अच्छी लगे या खराब लगे। मेरा सवाल दूसरा है, इस कानून का हम विरोध करते हैं सिर्फ ये कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस आंदोलन से पैदा हुई पार्टी है। चलिए, राजनीति में आप बहुत बेहतर समझते हैं, ऑन एयर बहुत सारी बातें नहीं हो सकती। चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल ये था कि जो मंडी के संबंध में इस कानून में प्रावधान है, तो उसमें जो बिचौलियों को खत्म करने की बात की है, तो एक बात ये निकल के आई कि बिचौलिए ही इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, और इसका बड़ा उदाहरण पंजाब में दिखा गया, जहां पर बिचौलिए बहुत आड़ती है, बिचौलिए बहुत ज़्यादा हावी है, वो किसानों की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाते हैं या उसको कंट्रोल करते हैं। शिरीष जी, बहुत छोटी सी चीज है, किसान बार बार बोल रहे हैं जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया है उसी को कानून बना दीजिए। यहाँ तो कोई अधिकतम समर्थन मूल्य या मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी जैसी कोई बात नहीं, ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून बनाने की बात हो रही है। यदि माननीय मोदी जी इसी चीज को कह देते कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदना अपराध है और मंडियों में लागू कर देते, अभी मुझे बताइए कि यदि किसान मंडी में बेचता है तो कम से कम उसको सुरक्षा की गारंटी तो है रेट की, उत्पाद की, पैसे की। यदि वो बाहर बेचेगा तो एक तो जो मंडी कमीशन खत्म होगा, मंडी में अड़तिये है, हमाल है, हजारों लाखों कर्मचारी उनकी नौकरी जाएगी, और बाहर किसान का माल यदि व्यापारी मंडी बंद हो गया, व्यापारी खरीदने से मना कर देता है, बोल देगा कि मेरे पास पर्याप्त माल है, मेरे पास गोदाम में जगह नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा, तो फिर उस समय किसान कहाँ जाएगा? देखिए, अभी आज की स्थिति में जिन किसानों ने गेहूं को बोया था, खुद मेरे पास आज भी 50 से 60 क्विंटल गेहूं बचा हुआ है। शुरू में हमने जो बेचा है वो 2000 के भाव में बेचा है, आज 1500-1700 में लेवाल नहीं मिल रहा है। तो ये जो स्थिति, ये मैं अपनी स्वयं की बात बता रहा हूं, और यदि व्यापारी बोल देगा कि मैं नहीं खरीदूंगा, तो उस स्थिति में आप कहां जाएंगे? मंडी कम से कम आपको सुरक्षा गारंटी तो देता है, उसी को बंद करने में लगे हुए मोदी जी। और ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये तो यही चाहते हैं, किसान यूनाइटेड नहीं है, किसान एक नहीं है, किसान में वो नहीं है, और इसका लाभ मोदी जी उठाना चाह रहे हैं, अदानी अंबानी के दबाव में है, वो पूरी तरह से कॉर्पोरेट के दबाव में मोदी जी ने नियम बनाया। और जैसे श्याम बहरी जायसवाल ने कहा, फायदा होगा, निश्चित तौर पर व्यापारिक भाषा बोल रहे हैं श्याम बहरी जायसवाल जी, फायदा होगा, आर्थिक फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और भविष्य में भी होगा। इनको तो संजय पराते जी के पास जाना चाहूंगा, और राम का हमारा अपना, ये तो राम। पराते जी, एक पहलू जो मैंने मंडी को लेकर चंद्रशेखर शुक्ला जी से डिस्कस किया, आपका क्या मानना है कि जो बीच के लोग हैं, क्या वो शोषक नहीं है? सवाल बीच के लोग शोषक है या नहीं उसका नहीं है। एक व्यवस्था बनी हुई है, उस मंडी की व्यवस्था में हमाल भी है, तमाम किस्म के लोग हैं, उसमें बिचौलिए भी है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि आप सरकारी मंडी को खत्म करना चाह रहे हैं और उसकी जगह जो है अडानी अंबानी की प्राइवेट मंडियों को तरजीह दे रहे हैं, और वहां पर भी जो है बिचौलिए ही काम करेंगे। अडानी अंबानी तो कोई व्यापारी बनकर अपनी खुद की मंडियों में खरीदने नहीं आएगा ना। और दूसरी चीज, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का है। यदि आप स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की इच्छा रखते हैं, जो आपका चुनावी वादा था, तो स्वामीनाथन ने क्या कहा था कि अभी केवल जो है 75 वर्ग किलोमीटर के एरिया में एक मंडी होनी चाहिए,
और इस समय 450-500 किलोमीटर के एरिया में जो है एक मंडी है। इसलिए 5 किलोमीटर के एरिया के दायरे में हर किसान को मंडी की सुविधा मिलनी चाहिए उसको अपना अनाज बेचने के लिए। क्या इस दिशा में हम थोड़ा सा भी आगे बढ़े हैं? पिछले मतलब 20-25 सालों में भाजपा के भी राज में। और दूसरी बात जो है, पराते जी आपने कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे मंडी होना चाहिए, तो क्या सरकार के लिए पॉसिबल है कि इतने पास मंडी खोल सके? तो फिर प्राइवेट सेक्टर में जाना ही पड़ेगा या किसी और मॉडल में जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? स्वामीनाथन आयोग ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जाओ। आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वचनबद्धता जताई थी। स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि C2 लागत मूल्य का 1.5 गुना तो भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये अभी भी A2 लागत में लटके हुए हैं। और जो किसान की वास्तविक लागत है वो लागत भी नहीं निकल रही। तो पहले हमारा क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि आपका वादा था C2 लागत का 1.5 गुना, पहले उसका तो कानून बनाओ। आप उस कानून को बनाने से चलिए मैं इसका जवाब श्याम बिहारी जी से ले लेता हूँ। श्याम बिहारी जी, बाकी सब चीजों पर बातचीत कीजिए। श्याम बिहारी जी, जैसा कि संजय पराते जी ने कहा, चंद्रशेखर शुक्ला जी ने भी कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात पर आपकी पार्टी सत्ता में आई थी। एक मिनट चंद्रशेखर जी, वो प्रश्नों के जवाब दूंगा, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, मेरे पास समय की कमी है, आपको पर्याप्त समय दिया है पूरा झूठ बोलने का। श्याम बिहारी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। श्याम बिहारी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। सिर्फ एक सेकंड। श्याम बिहारी जी, इसका जवाब तो देने उनको। चंद्रशेखर जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। चंद्रशेखर जी ऐसे बात नहीं हो पाएगी। सिर्फ एक सेकंड। नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी चंद्रशेखर जी। मैं श्याम बिहारी जी से सवाल कर रहा हूं। श्याम बिहारी जी, जैसा कि संजय पराते जी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू करने की बात आपकी सरकार ने की थी, जब सरकार में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और C2 मूल्य देने की बात की थी लागत पर 1.5 गुना। उसमें आपकी पार्टी क्यों पीछे हट रही? MSP की बात से क्यों हट रही? एक लाइन का जवाब चाहिए, मेरे पास समय नहीं है। पहला चीज तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार मोदी जी ने जो MSP है हर साल उसमें बढ़ा रहे हैं सभी फसलों को। दूसरा, कृषि का जो लागत मूल्य है उसको कम करने के लिए आपने देखा होगा कि जो 2400 रुपए पर बैग जो DAP है उसको उन्होंने 1200 रुपए किया। यूरिया का कोई रेट नहीं बढ़ा। श्याम बिहारी, मेरी बात का जवाब नहीं है, दिक्कत है। संबंधित है, देखिए वो सीधा बात, अगर लागत मूल्य घटाएंगे तो मुनाफा बढ़ेगा। तो आज जो कृषि उपकरण है या कृषि के खाद बीज हैं उसको घटा रहे हैं और MSP के रेट निरंतर बढ़ा रहे हैं। पेट्रोलियम के दाम कितने बढ़ गए हैं? श्याम बिहारी जी, मेरी बात का जवाब नहीं आया, आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बात क्यों करते हो यार? चंद्रशेखर शुक्ला जी, एक फार्मूला है कि जो भी C2 लागत मूल्य है ज्यादा हो उसके आधार पर 1.5 गुना चंद्रशेखर जी कहना चाह रहा था तो हम का इलाज करा जाता ना कि कार्ड जाता है। ये मंडी बंद करने में लगे हुए हैं। सीधी सी बात है कि इनके मन में चोर है और ये बता नहीं पा रहे हैं। और ये बताए लागत बंद करने की बात करें तो कितने लागत बढ़ गए हैं बाहर के किसान। आपको हमारे जो नेता हैं वो लगातार एक दूसरे से वाद विवाद में लगे हुए हैं, सबका अपना अपना पक्ष है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब केंद्र की सरकार को देना चाहिए और किसानों से बातचीत के लिए इस जिद के साथ नहीं कि कानून रद्द नहीं होगा, कानून को मुलतवी करके भी बात की जा सकती, कानून को निलंबित करके भी बात की जा सकती है। और केंद्र सरकार जितना लचीला रुख अपनाएगी उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। नहीं तो जो माहौल बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान आंदोलन की नई करवट पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 नए लोगों का पैनल जुड़ रहा है। संजय यादव जी बरगी से, जबलपुर से विधायक हैं कांग्रेस के। विवेक शेजवलकर जी बीजेपी के सांसद हैं ग्वालियर से, भारतीय जनता पार्टी के। और शिव कुमार शर्मा कक्का जी किसान आंदोलन के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं। और आज
मध्य प्रदेश सरकार ने जिन किसान नेताओं को नज़रबंद किया था उसमें शिव कुमार कक्का जी भी एक हैं। और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो किसान आंदोलन का एक माहौल बना था, इस किसान आंदोलन से पहले भी उसमें शिव कुमार शर्मा जी की प्रमुख भूमिका रही है। सबसे पहले मैं बात कक्का जी के साथ ही करना चाहूँगा। कक्का जी, ये नया जो स्वरूप आया है किसान आंदोलन का, और लगातार 7 महीने हो गए हैं, और जिस तरह से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि ये 26 तारीख किसान ना भूलें, इसके लिए उनको याद दिलाने के हिसाब से किया गया। और आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह राजभवन में जाकर ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से आपने एलजी को ज्ञापन दिया है। क्या स्वरूप होगा? सरकार जिस तरह से एडामेंट है, लेकिन एक आपके बीच से एक आवाज़ ये आ रही कि नरेंद्र सिंह तोमर को यदि फ्री छोड़ा जाए, केंद्रीय कृषि मंत्री को, तो शायद कोई रास्ता निकल जाए। जी हेलो जी कक्का जी, आपने मेरी बात सुनी? हाँ, नरेंद्र तोमर जी को फ्री किया जाए तो रास्ता निकल सकता है, यही बात है आपकी? जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। क्योंकि हम ये महसूस करते हैं जब वार्ता के लिए जाते हैं उनके साथ में, तो ये लगता है कि वो बने हुए हैं और वो कुछ निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो निर्णय ऊपर से तय है वही के आधार पर आसपास वो बड़े विनम्र भाव से बात करते हैं, परंतु निर्णय की स्थिति में वो नहीं रहते हैं। ये हम लोगों ने 12 राउंड की वार्ता में महसूस किया है। और वार्ता में हल निकलने के लिए सरकार एकदम एडमेंट है, तो सरकार की जिद नहीं चलती। लोकतंत्र में बहुमत और जनता की बात मानी जाती है। हमको 7 महीने हो गए हैं आज 26 तारीख को, 26 नवंबर से हम लोगों ने धरना रखना प्रारंभ किया था। 7 महीने में जो हमारे कार्यक्रम होते रहे हैं वो पूरे देश के किसानों ने उन कार्यक्रमों को बखूबी के साथ में पूरा किया है। हमारी एक रणनीति है कि जो दूरस्थ राज्य हैं, जैसे केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, जहां से ट्रैक्टर नहीं आ सकते, ट्रेन यात्रा भी 2 दिन और 1 रात की होती है, तो वहां पर कार्यक्रम देते हैं, तो वो पूरे देश में बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम किया जाता है। जो सीमांत राज्य हैं दिल्ली के, उन पर हम लोग की संख्या बल के लिए और तमाम गतिविधियों के लिए उन पर जवाबदारी दी जाती है। तो आंदोलन को अभी 7 महीने हो गए हैं, आगे भी आंदोलन चलता रहेगा, पर हमारा ये मानना है कि सरकार पता नहीं क्यों डायलॉग नहीं करना चाहती। हमारा कहना है कि डायलॉग से हल निकलेगा, क्योंकि हम लोगों को 5 दशक हो चुके हैं किसान आंदोलनों को चलाते हुए। या कोई भी समस्या होगी तो डायलॉग जरूरी है, और 23 जनवरी के बाद से सरकार ने कोई डायलॉग हम लोगों से नहीं किया है। हाँ, ये जरूर सरकार कहती रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 फोन कॉल की दूरी पर है, तो वो कौन सा फोन नंबर है हमको नहीं बताया गया है। दरवाजे खुले हैं आधी रात को भी, तो वो दरवाजे कौन से हैं वो नहीं हमको बताया गया है। उसके बाद ये तोमर जी के 2-3 बयान जो लगातार आए हैं वो विरोधाभासी हैं। एक बयान उनका आया कि हम बात करने को तैयार है, तो भाई बात करने को किसान ने कब मना किया है? हम लोगों ने कभी मना नहीं किया, डायलॉग चलता रहेगा। पर उनकी एक शर्त है कि पहले किसान आंदोलन समाप्त करें, उसके बाद हम वार्ता करेंगे। तो शर्तों के आधार पर वार्ताएं नहीं होती ना, समझौते होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई वो 3 कानूनों को छोड़कर किसी भी प्रकार की वार्ता को हम तैयार है। तो हमारा मुद्दा ही 3 कानून है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो ये वार्ता का वातावरण नहीं है, ये वार्ता करने का वातावरण भी नहीं है। तो वार्ता हो, वार्ता से ही हल निकलेगा। सरकार भी हमारी है, कोई बाहर की नहीं है, हमारे देश के लोगों ने सरकार चुनी है, पर सरकार का रुख किसानों के प्रति ठीक नहीं दिखाई दे रहा। 603 किसान अभी तक शहादत दे चुके हैं। हम ठंड का और गर्मी का मौसम और बरसात का तीसरा मौसम झेल रहे हैं, कोई हमको सड़कों पर मजा नहीं आ रहा है। सड़कों पर किसान परेशान है, हैरान है, खेती का काम भी प्रभावित हो रहा है। पर जी कक्का जी, आपकी जो बात है उससे एक बात तो निकल के आई कि केंद्र सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है, और जो आपने फ़ोन कॉल की बात की, जो दरवाजे खुले होने की बात की, लेकिन आपकी बात में
एक बात और समझ में आती है कि केंद्र सरकार की एरोगेंसी है, क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा है? क्या केंद्र सरकार की एरोगेंसी भी कोई मुद्दा है? हाँ, सरकार एरोगेंट है, सरकार बात नहीं करना चाहती और सरकार अड़ी हुई है कि हम 3 काले कानून को रद्द नहीं करेंगे, तो वार्ता कैसे होगी? क्या तो हमने देखिए 11 राउंड 10 राउंड में हम के बाद 9वें राउंड में मैंने खुद कहा तो उमर साहब से बैठक में ये कहा कि भाई साहब एक काम करते हैं कि ये 3 कानूनों पर वार्ता हमारी आपकी नहीं हो पा रही है, तो एमएसपी पर गारंटी का कानून बना लें और उस कानून से वातावरण अच्छा बनेगा तो इन 3 कानूनों पर भी कुछ आगे पीछे बात हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हमको 4 दिन का समय दीजिए, हमको बजट देखना पड़ेगा। हमने 4 दिन का समय दिया, उन्होंने कहा हम फिर देखेंगे, परंतु एमएसपी पर सरकार संजीदा नहीं दिखाई दी। हमने ये कहा कि कुल देश का 6% किसान एमएसपी पर अपना माल बेचता है। हम लोगों का ये मन है कि देश के कम से कम सारे किसान एमएसपी पर अपनी उपज को बेच पाए, इसके लिए अब एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाना जरूरी है। हमारी मांग तो थी C2+50 की मांग थी स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से, वो तो आपने दी नहीं, आपने A2+FL दिया और कहते रहे कि हमने C2+50 दे दिया। हम तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सबसे कम होता है, और आज बताऊं मैं आपको बड़े शर्म की बात है कि जो मूल्य निर्धारण आयोग है उसमें लंबे समय से चेयरमैन नहीं है केंद्र सरकार के पास में, केवल 3 मेंबर है और वो 3 मेंबर कुछ नहीं कर सकते। तो जिसका चेयरमैन ही ना हो, हर साल एमएसपी कैसे आप तय करोगे? अभी तक केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल में 18 कानून किसान विरोधी लागू किए हैं, ऑर्डिनेंस के जरिए 18 कानून, और 18 कानून में से 3 कानून अभी नए हैं जो उसको मिला के 21 कानून हो जाते हैं। सरकार सत्ता में जब पहली बार आई थी तो इन्होंने आते ही साथ गेहूं पर 100 रुपए का बोनस जो मिलता था और धान पर 200 रुपए का वो बंद करवाया राज्य सरकारों से। 18 बार कपास पर रोक लगाई जिससे कपास उत्पादक किसान बर्बाद हो गया। तो ये जो गन्ना उत्पादक किसान है उनका हमारे साथ 20,000 करोड़ बकाया है। विवेक शेजवलकर जी भी हैं जो ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। विवेक जी, आपने कक्का जी को सुना होगा। कक्का जी का कहना है कि सरकार बोलती 1 फोन कॉल की दूरी है, दरवाजे आधी रात को भी खुले हुए हैं, लेकिन वो दरवाजे कौन से हैं, वो फ़ोन का नंबर कौन सा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि यदि डायलॉग हो सकता है तो डायलॉग के लिए जो उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, वो भी नहीं देना तैयार है सरकार, तो फिर आगे बात बनेगी कैसे? देखिए, ये जो मेरा तो ये मानना है कि अड़े तो किसान नेता हैं, क्योंकि पहली शर्त तो यही कि वापस लें कानून वापस लेने से कम तो कुछ बात हो ही नहीं रही। तो जब कानून वापस ही लेना है तो चर्चा किस बात पर होनी है? नहीं विवेक जी कानून है उसके अंदर जो भी दिक्कतें हैं, अमेंडमेंट की जरूरत है। जी बताइए। हाँ बताइए विवेक जी, कक्का जी की बात से तो कह रहा हूँ, नहीं कक्का जी की बात सुनिए ना, कक्का जी की बात से एक बात तो साफ है, उनका कहना है कि यदि एमएसपी की गारंटी दे दीजिए तो एक बातचीत का माहौल बनेगा। तो कम से कम उतना काम तो हो सकता है ताकि बात तो आगे बढ़े। नहीं तो बिना बातचीत के कैसे गारंटी? नहीं तो बिना बातचीत के कैसे गारंटी दी जा सकती है भाई? आखिरकार उसके लिए चर्चा करनी पड़ेगी, और चर्चा करने की पहली शर्त यह है कि तीनों कानून वापस लें। तो कौन अड़ा हुआ है, मतलब एडमेंट कौन है? आज प्रधानमंत्री कह चुके हैं, माननीय नरेंद्र सिंह जी रोज कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, वार्ता के लिए तैयार हैं। पर अगर वार्ता इसी शर्त पे होनी है कि पहले तीनों कानून वापस लें तो कैसे होगी? और सबसे बड़ा मेरा मानना है कि स्टम्बलिंग ब्लॉक यही है। आज अगर किसी भी बात की चर्चा होनी है तो उसको वापस लेने के बाद चर्चा कहाँ बचती है? फिर तो मुद्दा ही खत्म हो गया। अगर कानून वापस ले लिए तो क्या है कि चर्चा तो कानून पर ही होनी है ना। उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसमें जो किसानों को दिक्कतें हैं उस पर चर्चा होनी है। तो मेरा तो मानना है कि चर्चा तो करें, उसी के बारे में करें, और तब तक जब तक चर्चा का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक कैसे बात होगी? ये जो एमएसपी की बात कर रहे हैं इस पर भी कैसे बात होगी? और प्री कंडीशन ये होगी कि तीनों कानून वापस लें। नहीं विवेक जी, समझ में नहीं आती। और जहाँ तक एरोगेंसी की सवाल है, एरोगेंसी आप देख रहे हैं
जी कक्का जी की बात जितना मैं समझा हूँ, ये टिकैत साहब के कैसे कैसे स्टेटमेंट्स हैं। देखिए कक्का जी की बात से जो मैं समझा हूँ, उनका कहना है ये कहते कि वापस नहीं लेने, नहीं तो ये अभी कह देना यहाँ पर कि तीनों कानून वापस लेने की शर्त नहीं है और बात करें एमएसपी पर। उनका कहना है कि एमएसपी पर बात की थी, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 4 दिन का समय मांगा, लेकिन 4 दिन के बाद उन्होंने जो रिप्लाई किया वो बहुत पॉजिटिव नहीं था। नहीं, मेरी जानकारी में तो ये बात नहीं है। नरेंद्र सिंह जी रोज जो कह रहे हैं मीडिया से वही मैं सुन रहा हूँ, और उन्होंने कई बार ये भी कहा है, पर जो सबसे बड़ी शर्त जो है तीनों कानून वापस लेने की, इसके बारे में तो बोलते नहीं ना कोई। भाई ये शर्त क्यों है? अगर ये शर्त यही है वापस ही लेने, तो चर्चा ही किस बात की? फिर अगर कानून वापस ही होने तो चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा माना चर्चा की बात तभी तो है ना जबकि कानून पर चर्चा होगी। तो कानून वापस लेने की शर्त कैसे, एक ऐसी शर्त है? कौन एरोगेंस है? कौन मतलब अड़ा हुआ है? ये बात तो बताना पड़ेगी ना, सोचनी पड़ेगी। विवेक जी, इसके अलावा किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार अड़ी हुई है। सरकार कहाँ अड़ी हुई है? विवेक जी, आप उस जगह 11 बार तो चर्चा हो चुकी, उस चर्चा, और सरकार तो अड़ी बिल्कुल नहीं। जी बताइए। विवेक जी, आप जिस जगह से आते हैं वो दिल्ली के, इसका जवाब देना मुझे। अगर मान लीजिए जी, आप जिस जगह से आते हैं वो दिल्ली के बहुत करीब है, और आप किसान आंदोलन की आंच को वहां तक महसूस भी कर रहे होंगे। क्या आपको नहीं लगता इन 3 कानूनों से आपकी भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नुकसान होने की गुंजाइश है? देखिए, चुनाव में नफा नुकसान तो बात उस पर अलग तरीके से सोचा जा सकता है, पर जो काफ़ी वर्षों से एक तरह से किसानों को एक जकड़े हुए थे, उनको आज़ादी दिलाने के लिए वो अपनी फसलें अपने हिसाब से बेचें, एक रिफॉर्म के रूप में किसानी में, खेती में नया इन्वेस्टमेंट आए, इस दृष्टि से कई दिनों से चर्चा चल रही थी, और इसी चर्चा के फलस्वरूप ये तीनों कानून निकले हैं और आज लागू हुए हैं। अगर इन कानूनों में मैं जो उद्देश्य बता रहा हूँ उस उद्देश्य से सब सहमत हैं। आज मैं ये नहीं कह रहा, कई वर्षों से ये बात बार बार कही जा रही थी अनेकों प्लेटफॉर्म्स पर और अनेकों विशेषज्ञों द्वारा और अनेकों कमेटियों के द्वारा। अब जब कानून लाए हैं, अगर उसमें कोई फ्लॉ है, उसमें कोई गलती है तो बताएं उसको। चलिए, मेरे साथ संजय यादव जी भी हैं, बरगी से विधायक। संजय जी, आपका क्या कहना पूरे किसान आंदोलन पर और केंद्र सरकार के रुख पर? बात कैसे हो सकती है इस बारे में? देखिए आदरणीय श्री जी, पहली बात तो ये है कि जब मैं फिरोजिया जी को भी सुन रहा था, आदरणीय कक्का जी को भी सुना, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार अहंकार में या अड़ियल रवैया नहीं चलता किसी भी सरकार का। और ये भारत की जो सरकार है इसमें सिर्फ 2 लोगों की चल रही, और दोनों अड़ियल रवैया वाले, हम 2 और हमारे 2। अमित शाह या मोदी जी के अलावा कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। नहीं, चर्चा उस पर कीजिए साहब, चर्चा उस पर कीजिए, कानून पे कीजिए। हम तो, हमारा तो चर्चा का विषय नहीं है। हमने बनाई है, मैं उसी पे आता हूँ। और दूसरी बात, ये किसान क्रांतिकारी है, नहीं, इन किसान क्रांतिकारी से पूरा देश जुड़ा हुआ है। विवेक जी, बोलने दीजिए उनको। अभी फिरोजिया जी जो बोल रहे थे, विवेक जी अभी नहीं, पर अगर चर्चा को मैंने आपको बीच में नहीं टोका, ठीक है? आपको अगर दोबारा आप भी मोदी जैसे अहंकारीवादी मत बनो। विवेक जी, आप उनको टोकिए मत ना, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अमित शाह जैसे आप भी अहंकारी में संजय जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। बोलिए, ठीक, बोलिए मैंने आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। चलो सॉरी बोल दिया, बोलिए आगे। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, एक हाथ से आप अनिल फिरोजिया जी अभी कह रहे थे, अनिल फिरोजिया जी नहीं है, संजय जी, विवेक शेजवलकर जी हैं। छीन लो, आप महंगाई बढ़ा रहे। आज डीजल विवेक शेजवलकर जी एक हाथ से देते हैं और एक हाथ से वापस ले लेते हैं। आप कह रहे हैं हमने एमएसपी बढ़ाई, किसानों को सुधार किया, और दूसरे हाथ से डीजल के भाव बढ़ा के, पेट्रोल के भाव बढ़ा के, महंगाई बढ़ा के उनसे छीन रहे। खाद के दाम बढ़ाकर, नकली यूरिया देकर, ये सब किसानों को प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। जब से मोदी जी सरकार आई है, किसान परेशान है, आम जन परेशान है। आम आदमी खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि आज तेल नहीं खरीद पा रहा, वो आज पेट्रोल बढ़ा नहीं पा रहा, पैदल चलने मजबूर है। वो डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक के दाम बढ़ते हैं। आज किसानों को आप दे रहे और उसके बाद वापस ले रहे, छीन रहे, ये कहाँ का न्याय है किसानों के साथ? अगर आपको आपके उस पर किसानों को विश्वास नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो बातें की हैं उस पर अमल नहीं किया आज तक भारत की सरकार ने, या भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी ने। इन्होंने 15 लाख का वादा किया था,
इन्होंने रोजगार देने का बात किया था, न रोजगार मिले लोगों को, न 15 लाख मिले लोगों को, न महंगाई घटी। उस समय स्मृति ईरानी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग गैस सिलेंडर लेके घूमते रहे हाथों में। आज क्या हालत है गैस सिलेंडर के? गैस सिलेंडर के दाम क्या है? पिछले मनमोहन सिंह जी सरकार में अंतर देख लीजिए। कुल मिला के इन लोग पूरे देश को ठगने का काम कर रहे हैं। मैं विषय पे आता हूँ। 3 काले कानून, जो किसानों की बात है वो उनकी मांग पूरा होना चाहिए, इसमें रियल रवैया अपनाना नहीं चाहिए। और मोदी जी कहते हैं कि हम बात करो पहले। सबको मालूम है कि अगर बातचीत से हल निकाला जा सकता रहा, मोदी जी का रियल रवैया न होता तो कब के किसानों के हित में बात हो जाती। जो कक्का जी बात कह रहे हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, कक्का जी की बात का, कि भाई आप पहले काले कानून वापस ले लो। आपकी नियत पर शक है, इसलिए तो किसान आज पूरे देश में आंदोलित है, क्योंकि आपकी बातों पे विश्वास नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों में विश्वसनीयता नहीं है। ये लोग किसान अच्छे से समझ रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को जैसा आप कह रहे थे या कक्का जी कह रहे थे कि वो तो हल निकलवाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी की सुन कौन रहा? ये जो भी मंत्री है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, इनको तो सिर्फ झुंझुना दिया हुआ है। इनको तो ये कितने बजे बाथरूम जाते, कितने बजे गमले लगाते, गमले में पानी देते, बीजेपी और किसान नेताओं का अपना अपना कहना है, लेकिन जो एक रास्ता शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने सुझाया है वो इस रास्ते में बढ़कर शायद इसका कोई हल निकल जाए। सरकार एमएसपी की गारंटी दे, उसके बाद यदि बातचीत होगी तो शायद कोई हल निकल सकता है। लेकिन शेजवलकर जी का जो कहना है कि इस तरह से अड़ियल रवैये से काम नहीं बन सकता। बात अड़ियल रवैये यदि दोनों तरफ है तो काम नहीं बन सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कक्का जी का कहना उस रास्ते पर यदि चल के सरकार देखे या उस पर विचार करे तो शायद कोई हल निकल सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।